मैंने बोला उनको कि मैं अंबेडकरवादी हूं, बिरसावादी हूं, लेकिन मैं तरस गया उनके मुंह से सुनने के लिए कि वो अंबेडकरवादी है। अपने दलित लोग भी खुद को आज बौद्ध बोलते हैं, लेकिन अंबेडकरवादी नहीं बोलते हैं। अबे बाबा साहब नहीं होता तो बुद्ध के दर्शन होते क्या? कौन सा समाज है तुम्हारा? कौन है तुम्हारे समाज का चालक पालक और मालक? किसके इशारे पे चलते हैं आप? कौन सी व्यवस्था है तुम्हारे पास? यहां का बौद्ध भाई डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ ग्रंथ अपने बच्चे के हाथ में देता है, जिसको बुद्ध और उसका धम्म बोलते हैं। तुम्हारे समाज में ऐसा आदमी भी है जो तुम्हारा ही आरक्षण लिया है, कलेक्टर बना है, मिनिस्टर बना है, आमदार बना है, जिला परिषद सदस्य बना है, डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, और समाज के बारे में नहीं सोचता है। तुम्हारा ही आरक्षण लिया है, तुम्हारा ही भाई है। अगर वो बोगस आदिवासी है तो ये गद्दार आदिवासी है जो तुम्हारे समाज के बारे में नहीं सोचता है। थोड़ा पढ़ लिख लिया तो नागपुर भगता है, शहर में जाता है, बड़ा बंगला बनाता है, टीवी और बीबी में रह जाता है। उसको समाज से कोई लेना देना नहीं है। एक आध बार चंदा दे दिया तो उसको ऐसा लगता मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। अबे तेरा बच्चा आदिवासी नहीं रहेगा। अपनी औकात थी क्या यहां बात करने की? जब तुम आदिवासी ही नहीं रहोगे तो तुम्हारा क्या होने वाला है, थोड़ा सोचना शुरू कर दो। तुम्हारी पहचान खत्म, तुम्हारा अस्तित्व खत्म। जैसे अंडमान निकोबार में आदिवासियों को देखने जाते ताई और ऐसे ब्रेड के टुकड़े फेंकते हैं। वो बच्चे बिगर कपड़े पहने नंगे हमारे आदिवासी लोग आते हैं सामने, जैसे जानवर को रोटी देते हैं। उसको म्यूजियम बोलते हैं, आजाब घर बोलते हैं कि बताते देखो ये ऐसे आदिवासी है। ये गढ़चिरौली में भी चल रहा है। गढ़चिरौली में आदिवासियों के नाम पर इंटरनेशनल फंड आता है। आदिवासी को मालूम ही नहीं कि उसके नाम पे कौन फायदा उठा रहा है। जितने आदिवासियों के संगठन गढ़चिरौली में नहीं है, उतने यहां पर एनजीओ है गैर आदिवासियों के। वो कमा रहे आदिवासी को दिखा दिखा के। मैं मुद्दे से हटके बात कर रहा हूं। 13 साल की आदिवासी लड़की अपने हाथ में बंदूक पकड़ती है, टीवी पे दिखाता है कि यह नक्सली थी, ये लड़की को मारा गया है, ये इसकी उम्र 13 साल है। समाज का कोई आदमी उसके बारे में बात नहीं करता कि आखिर क्या बात है, ये 13 साल की लड़की ने अपने हाथ में बंदूक क्यों पकड़ी? कौन सा समाज है तुम्हारा? कौन है तुम्हारे समाज का चालक पालक और मालक? किसके इशारे पे चलते हैं आप? कौन सी व्यवस्था है तुम्हारे पास? यहां का बौद्ध भाई डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ ग्रंथ अपने बच्चे के हाथ में देता है, जिसको बुद्ध और उसका धम्म बोलते हैं। उनका बुद्ध विहार चलता है, उनके स्कूल चलते हैं, भिक्खु काम करते हैं, समता सैनिक दल का काम चलता है, तब जाके समाज का अस्तित्व है। यहां का मुस्लिम भाई 4 साल की उम्र में अपने बच्चे को मदरसा में लेके जाता है, उनके भी स्कूल चलते हैं, बच्चों को जमात में लेके जाते हैं। वो अपने बच्चे के हाथ में कुरान शरीफ देता और बोलता बेटा ये तेरे जीने मरने का रास्ता है, इसको लेके चल। यहां का ब्राह्मण भाई अपने बच्चे के हाथ में वेद देता है, पुराण देता है और बोलता है इसको चला, आज तो व्यवस्था उनके हाथ में है। मैं आपसे पूछता हूं, आपके बच्चे ने बोला मैं कौन हूं, मेरा इतिहास क्या है, मेरा वंश क्या है, मैं किस वंश का हूं, मेरा क्या इतिहास है, मैं कौन हूं, मेरे दोस्त कौन है, मेरे दुश्मन कौन है, मेरे को कैसे जीना है? आपको पूछा आई मला एक पुस्तक देऊन दे, नाकुन उंदी किताब सिम्मा दाई नाकुन किताब सिम नावा जीवनसाठी बती तेरी सीसीसी में मुन्नेटसाठी, मेरे आगे के जीवन के लिए कुछ मेरे को दे। क्या देंगे तुम लोग? क्या है तुम्हारे पास अपने बच्चों को देने के लिए? ऐसा समाज, सिर्फ शादी में 100 लोग 5000 लोग दिखते हैं और मैयत में 5 लोग, इसको समाज नहीं बोलते हैं। एक तरफ गोंड भाग रहा है, एक तरफ प्रधान भाग रहा है,
एक तरफ माड़िया भाग रहा है। बे तेरा खून एक है, तेरा डीएनए एक है, तेरी संस्कृति एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए। बाबूराव शर्मा के ने बोला था, जो आदमी अपने भाई को भाई नहीं समझता, मैं उसको गांडू समझता हूं। वो नामर्द है जो अपने भाई को नहीं पहचान सकता, वो दुश्मन को कैसे पहचानेगा। ये बाबूराव शर्मा के ने बोला है। क्या लगता था बाबूराव शर्मा के आपका? चलो आप अपने भाई को बोलो कि मेरे लिए तू फांसी के तख्ते पे चढ़ जा, अपने बाप को बोलो, अपने बेटे को बोलो, अपनी बहन को बोलो कि मेरे लिए फांसी के तख्ते पे चढ़ जा, नहीं चढ़ेगा। लेकिन बाबूराव शर्मा के तुम्हारे लिए फांसी के तख्ते पे चढ़ा, खत्म हो गया। वो उसकी बीबी थी, उसके बच्चे थे, उसके मां थी। यहां के गोंड ने नहीं बताया कभी कि कहां है बाबूराव शर्मा के का परिवार। यहां के प्रधान ने नहीं बताया कभी बाबूराव शर्मा के का परिवार कहां है। यहां के माड़िया ने नहीं बताया, और बाबूराव शर्मा के जो आंदोलन में लोग थे उन्होंने भी नहीं बताया। इतना बेईमान समाज है ये, जिसको उनके परिवार का भी पता नहीं है। बाबूराव शर्मा के बाद उसके बच्चे का, उसके परिवार का क्या हुआ, कोई नहीं बताता है। मैं रिसर्च कर रहा हूं। सुबेरे बाबूराव शर्मा के को फांसी की सजा होती है और दोपहर में फांसी के तख्ते पे खड़ा कर देते हैं। यह विश्व का पहला केस है। कोई भी सजा आफ्टर 24 आवर्स होती है, लेकिन 2 घंटे में बाबूराव शर्मा के को इन्होंने फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया। पहली बार फांसी का फंदा टूट गया, दूसरी बार चढ़ाया, और तीसरी बार मरने के बाद उसके कोई अवशेष नहीं बचना चाहिए, ऐसे मनुवादी चाहते थे। उन्होंने उसको चूने की भट्टी में डाला, क्योंकि बाबूराव शर्मा के सभी जगह बोलता था कि राज हमारा है तो व्यवस्था भी हमारी होनी चाहिए। यह सच्चाई थी उसकी। हमारे दिमाग में डाला जाता है कि यह शनिवार है, हनुमान जी की तरफ चले जा, मंगलवार है, शंकर भगवान की तरफ चले जा, गुरुवार है, फलाना लक्ष्मी की तरफ चले जा, इतने बजे जाना, इतने बजे मंदिर में जाना, इतने बजे पूजा करना। अबे ऐसा लगता है कि पंडा फोन पे ही बात करते रहता है भगवान से कि कौन से दिन कहां मिलेगा। बिरसा मुंडा ने बोला, मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता हूं जो ब्राह्मणों की मानता है, मैं ऐसे भगवानों को ब्राह्मणों के घर का कुत्ता समझता हूं। यह सच्चाई थी बिरसा मुंडा के विचारों में। अलग अलग भाग रहे हैं हम। मैं ये संगठन का अध्यक्ष हूं, मैं वो संगठन का सचिव हूं। अबे इधर आ, मैं तेरे को इंटरनेशनल अध्यक्ष बना देता, क्या कर लेगा? आप लोग बोल रहे थे सुरजागढ़ की बात। भाग्यश्री ताई ने मेरे कान में बोली एक बात, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो सहमत नहीं है इन बातों से, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या हमारे आमदार मिनिस्टर इस कंडीशन में है कि इतनी बड़ी ताकत से लड़ सकते हैं मोदी से? आप आरएसएस से लड़ सकते हैं? आप इतनी बड़ी ताकत है तुम्हारे पास एमएलए, लेकिन समाज नहीं है। मैं ये संगठन का हूं, आपला घेरे, आपला वेगळा झंडा ठेव, आपण प्रधान आहो, आपला वेगळं ठेव रे, अपन तो राजगोंड आहो। अबे ये गांडूगिरी कहां से लाए? ये सोच कहां से आई तुमको? ये तो नपुंसक सोच है। आता अपन आचा आपला पूजा उजा करू, अपन सब करेंगे, तुम में और ब्राह्मण में क्या फर्क पड़ गया? अबे लड़ाई के मैदान में अगरबत्ती लगाएगा तो बचेगा कि मरेगा? तमाम ग्राम सभाओं के लोग इतना बड़ा संगठन कर लिए, क्या हाल है? कोई ग्राम सभा को गिन रहा है? मैं खुली बात करता हूं, कोई नहीं गिन रहा है। इस बेल्ट में जितने लोग कारगिल में नहीं मरे, उतने आदिवासी इस क्षेत्र में मरे हैं, चाहे वो पुलिस वाली हो या नक्सलवादी हो। इतनी बड़ी कीमत चुकाई है आदिवासियों ने। उनके हिस्से में क्या आया? गरीबी, भूखमरी, जबरन केसेस। जिसने पानी पिलाया वो भी नक्सलवादी, 13 साल की लड़की नक्सलवादी। अबे क्या है ये?
यहां का बच्चा नागपुर में जब जाता है, गढ़चिरौली का बच्चा अपना घर ढूंढने के लिए किराए का घर मांगता है, तो उसको पूछते कहां रहता रे तू, तो बोलता है गढ़चिरौली, तो उसको वो घर नहीं देते, क्योंकि हर बच्चे को वो लोग नक्सलवादी समझते हैं। आदिवासियों की पहचान बना दी गई है। मुसलमान ने कुछ किया तो आतंकवादी, और आदिवासी ने कुछ किया तो नक्सलवादी। ऐसी सोच बना रहे पूरे देश में, हम समझ नहीं पा रहे हैं। ओबीसी को लगता है आदिवासी को बोल रहा ना, अपन चुप रहो। अबे तेरी पहचान आदिवासियों के भरोसे है। आदिवासी बंदूक की गोली से मारता है। मैं ऐसे क्षेत्र में गया था कल, गट्टा, उसके पहले मैं बस्तर में गया था, उसके पहले गढ़चिरौली के बहुत सारे क्षेत्र में गया था। यहां पर बुखार की गोली नहीं मिलती है, पैरासीटामोल गोली नहीं मिलती है, लेकिन बंदूक की गोली मिलती है। एक झोपड़े वाला आदिवासी जिसका झोपड़ा तन्नस के घास का है, जिसके बदन पे आधे कपड़े हैं, उसके घर के बाजू में AK-47 लेकर पुलिस खड़ी है। मामला क्या है? अबे बंदूक बेच के वो आदिवासी को दे दे, कम से कम 2 वक्त की रोटी मिल जाएंगी, 2 कपड़े मिल जाएंगे, उसका बच्चा पढ़ लेगा। ऐसे क्षेत्र बनाया गया आदिवासी क्षेत्र में, पूरी पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी गई है, अर्धसैनिक बल लगा दिया गया। ऐसा लगता है कि लड़ाई आदिवासी क्षेत्र में चल रही है। मेरे को समझ में नहीं आता नक्सलवादी भी कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। यह हालत आदिवासियों की क्यों हो रही है? हमारा जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, वो चुप क्यों है? मैंने आदिवासी अधिकारी कर्मचारियों को देखा, आरक्षण का मसला आता तो चंदे देते हैं। अरे कुछ नहीं, आरक्षण होना चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए, लेकिन आश्रम स्कूल का बच्चा भूख से मरता है, उसके साथ बलात्कार होता है, उसका आंदोलन करते हुए कोई कर्मचारी नहीं दिखता, कोई नहीं दिखता। 20-20 दिन तक के तय आदिवासी बच्चों के साथ बलात्कार हुआ है आश्रम स्कूल में। वो पारदी आदिवासी थे, गोंड को लग रहा था बे पारदी है, बस साले तेरा भाई है ना, तेरे खून का है ना, तू भी नहीं समझेगा। आज आदिवासी भाई किसी को पता चल जाए कि आदिवासी महिला है, गढ़चिरौली भले आदिवासी का होगा, हम यहां के राजा होंगे, लेकिन हमारी महिला जब सड़क से जाती है तो दूसरे लोग हंसते हैं, बे ये आदिवासी है, कुछ भी कर ले। इसके समाज के लोगों को कुछ नहीं समझता, इनमें एकता नहीं है। उसका दूसरा मीनिंग यह होता है कि दूसरे लोग आदिवासियों को गांडू समझते हैं। क्या सम्मान है हमारा? क्या सम्मान है? कुछ नहीं है। और यह तो बहुत बड़ी कल्पना है, वो तो बाबा साहब की सोच का कल्पना है कि भाई आदिवासी, ST, SC, माइनॉरिटी के लोग मिलकर लड़ना चाहिए। यह तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा होता है क्या? सोच ऐसी बन गई है कि दलितों का प्रश्न है ना तो वो देखते बैठेगा, आदिवासी का प्रश्न है ना वो देखते बैठेगा। अरे बाबा साहब को तो हमने भंडारा से इलेक्शन हरा दिए थे, यहीं के दलित थे, यहीं के आदिवासी थे, यहीं के ओबीसी थे, जो उसका दिया हुआ आरक्षण का उपभोग कर रहे हैं। आज जब जीते जी बाबा साहब को इलेक्शन हरवा दिए भंडारा से, वही डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से लड़े। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस का छोटा भाई लड़ रहा था इलेक्शन कांग्रेस से, और दूसरी तरफ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर लड़ रहे थे। आदिवासियों ने कांग्रेस से बगावत किया और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को जिताया। जिस आदमी ने बाबा साहब को आखिरी वोट दिया उसका भी नाम बिरसा था। वो बिरसा मुंडा के विचारों के लोग थे जिन्होंने बाबा साहब को पहली बार जिताया। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष बने और उनके हाथ में संविधान बनाने का मौका मिला। बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो यह मौका भी अपने को नहीं मिलता। जिसको महात्मा गांधी बोलते हैं, राष्ट्रपिता बोलते हैं आप, वो महात्मा गांधी को स्वतंत्रता का संदेश, उसकी प्रेरणा बिरसा मुंडा से मिली है। उन्होंने लोगों से पूछा ये कौन है, ऐसा ही बोर्ड लगा हुआ था, मैं हमेशा बताते रहता हूं, महामानव, क्रांति सूर्य, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। गांधी जी ने पूछा कितने लोगों के नाम हैं, तो आदिवासी खड़े हुआ, एक ही आदमी का नाम है। तो बोले ये कितने साल जिया? सिर्फ 24 साल जिया। ये क्या चाहता था? मुड़गास मुड़गा मामास,
उसका मतलब है मावा नाटे मावा राज, हमारे गांव में हमारा राज। गांधी जी ने बोला ऐसी आंदोलन की तो पूरे देश को जरूरत है। यहीं से गांधी जी ने टाई और कोट उतारा, लंगोटी पहना और भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी की। अगर गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, गांधी जी जैसे लोग बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेते हैं, आप गांधी जी को राष्ट्रपिता बोलते हैं, बिरसा मुंडा तो इस देश का आजा होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो आदिवासी है उसमें कोई बात ही नहीं करता है, कोई बात नहीं करता है। अभी अपने आप को अंबेडकरी आंदोलन का भी एक अच्छा उदाहरण देता हूं दादा मैं। कुछ उच्च जाति के लोगों ने बौद्ध धर्म ले लिया और उनके साथ अपने लोग भी थे। मैं दिल्ली की कॉन्फ्रेंस में था, मैं नाम नहीं लेता उनका, सब लोग जानते हैं उनको। वो आके खड़े हो गए, हम बौद्ध हैं। उस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, मैंने भी बोला मैं आदिवासी हूं। तो बोले आप वो नागपुर के कि गढ़चिरौली के हैं? तो मैंने बोला आप ऐसा क्यों पूछ रहे? बोले जो दाढ़ी आप लगते हो थोड़ा सा अलग दिखते हो, गढ़चिरौली वाले ही दिखते हो। तो मैंने बोला मैं गढ़चिरौली का हूं। मैंने बोला उनको कि मैं अंबेडकरवादी हूं, बिरसावादी हूं, लेकिन मैं तरस गया उनके मुंह से सुनने के लिए कि वो अंबेडकरवादी है। अपने दलित लोग भी खुद को आज बौद्ध बोलते हैं, लेकिन अंबेडकरवादी नहीं बोलते हैं। अबे बाबा साहब नहीं होता तो बुद्ध के दर्शन होते क्या? एक रिक्शे वाले को पूछा था मैंने नागपुर में, आदिवासी रिक्शे वाले को, हंसते हंसते, उसके साथ दलित रिक्शे वाला भी चल रहा था। दोनों जन दारू वारू पिए और मैं उनको देख ही रहा हूं। एक जन ने ऐसी चलते पूछा, बे बुद्ध के बाप का नाम क्या है? तो वो दोनों जन बोले, बे रुक, छोटे से प्रश्न का जवाब नहीं दे रहा। बोले, मैंने बोला क्या बात है? हम दे रहे बोले उत्तर, बुद्ध के बाप का नाम अंबेडकर है। बोले, मैं थोड़ी देर के लिए चुपचाप हो गया, लेकिन बाद में जब सोचा कि हमारे तक बुद्ध कब आया? जब बाबा साहब ने लाया। बुद्ध के गुरु का नाम अलार कलाम, आदिवासी था वो। अलार कलाम बुद्ध का गुरु था, जिसने सांख्यिकी दर्शन का उसको पाठ पढ़ाया था।